हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी भारत सरकार ने अप्लाई किया है, जिसको हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है और इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या नई चीज़ें ऐड की गई है और इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हमारे एजुकेशन सिस्टम पे क्या इफेक्ट आएगा। और साथ करके इस वीडियो के लास्ट में हम लोग ये जानेंगे कि जो हम लोग पैरामेडिकल के कोर्सेस हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, नोट दैट पैरामेडिकल, और भी कोर्सेज जो प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, इस न्यू एजुकेशनल पॉलिसी का क्या इस पे इफेक्ट आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतनी सारी जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर कि ये न्यू एजुकेशनल पॉलिसी क्या है। इसको हम लोग जो अभी शॉर्टकट में जाना जाता है, दैट इज द NEP 20 भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? NEP 20, दैट इज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 20। ये चूंकि इसको 20 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये 2020 में लॉन्च किया गया। इसको नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 2020 में इसको लॉन्च किया है। थोड़ा सा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हम लोग हिस्ट्री जानते हैं, फिर मैं आपको इस वीडियो पे लाऊंगा, इस क्लास पे लाऊंगा। आज बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशनल वीडियो है और इसको शायद हम लोग समझ जाएंगे। देख लेने के बाद शायद आपको जितने भी कंफ्यूजन होंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इस पर आपको क्लियर हो जाएगा। इसको मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2020 में लॉन्च हुआ था और 2022 के अप्रैल में 1 अप्रैल से हिंदुस्तान के अखबार में ये प्रिंट आया था कि 1 अप्रैल 2022 से अप्लाई होगा, लागू होगा। हालांकि इसको लागू होने में थोड़ा सा और भी टाइम लगेगा क्योंकि ये कोरोना के चलते इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो बैड रह गई, अभी तक नहीं हो पाई। वो चीज़ें मैं बताऊंगा क्यों नहीं हो पा रहा है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हिस्ट्री बताता हूँ। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, कब? 1947 में जब हम लोग आज़ादी प्राप्त किए तो एजुकेशनल पॉलिसी हमारे पास कुछ थी नहीं कि हम लोग कैसे एजुकेशन देंगे। एक्चुअल में जो अंग्रेज थे उनको एक गवर्नर को दी गई थी जिम्मेवारी कि यहाँ की इंडिया की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाए। तो ऐसा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने बनाया था कि जिससे कि हम इंडियंस को कोई ग्रोथ ही नहीं हो, हम कुछ पढ़ ही नहीं पाए और हमारा कोई ग्रोथ नहीं हो, और वो चाहते थे कि हमारा एक्चुअल में कोई ग्रोथ ना हो। तो ऐसी पॉलिसी थी। तो उस पर हम लोग आज़ादी के बाद भी हम लोग उसी पॉलिसी के थ्रू पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ रहे थे। लेकिन ये जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आई, सबसे फर्स्ट वन जो हमारे इंडिया में 3 एजुकेशनल, ये थर्ड वन एजुकेशनल पॉलिसी है। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारे इंडिया में 1968 में आया, जब इंदिरा गांधी, जो श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने सबसे पहले जो एजुकेशनल पॉलिसी लाए। फिर दूसरा जो एजुकेशनल पॉलिसी हमारे इंडिया में आया वो 1986 में आया, 1986 में। ये राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो राजीव गांधी के गवर्नमेंट में दूसरा एजुकेशनल पॉलिसी आया। पहले एजुकेशनल पॉलिसी में कुछ कमियां थी तो उसको उन्होंने राजीव गांधी ने बदला। उसके बाद थर्ड वन जो एजुकेशनल पॉलिसी की मॉडिफिकेशन हुई, जो 1986 में राजीव गांधी ने बनाया था एजुकेशन पॉलिसी, उसी को 1992 में जब PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने उसी पॉलिसी को मॉडिफाई किया। कोई नया पॉलिसी नहीं बनाया, उसी पॉलिसी में कुछ चीज़ें मॉडिफिकेशन के लायक लगे तो उसको उन्होंने मॉडिफाई किया। और उसी 1986 की जो एजुकेशनल पॉलिसी है जो राजीव गांधी ने बनवाए थे, जो राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने बनाई उनके प्राइम मिनिस्टर होते हुए, उसी एजुकेशनल पॉलिसी के थ्रू हम लोग पढ़े हैं और आप सब पढ़े हैं। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी शायद इसी पॉलिसी के थ्रू पढ़े हुए होंगे, ठीक है। अब आफ्टर 34 ईयर्स, 1986 में हमारा सेकेंड एजुकेशनल पॉलिसी बना था, 2020 में थर्ड एजुकेशनल पॉलिसी आया जो कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट लाया। तो 34 साल के बाद इस पे काफ़ी चीज़ें एनालिसिस की गई और इस एजुकेशनल पॉलिसी की बहुत ही डिमांड थी, ज़रूरत थी। डिमांड तो छोड़ दीजिए, नीड थी हमारे कम्युनिटी में। देखिए, ये राजनीतिक बातें हैं कि हमें कौन क्या बताते हैं गलती, कौन क्या सही बताते हैं, हम लोग उस पर ब्रेन वॉश होकर, फ्लश होकर, और हम लोग उसका विरोध करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। अलग बातें हैं, राजनीतिक बातों पे हम लोग टॉपिक पे चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन एक्चुअल में हमारे कम्युनिटी को एजुकेशन पॉलिसी चेंज करने की आवश्यकता थी, नीड थी। क्यों थी? बिकॉज ऑफ तो जो डेवलपमेंट हमारे अराउंड हो रहा है, हमारे सराउंडिंग्स जो हो रहा है, हमारे सराउंडिंग्स का मतलब, कहने का मतलब हमारे जो कंट्री के सराउंडिंग्स हो रहा है, हम जो भी पढ़ रहे हैं, हम जो भी पल रहे हैं, हम जो भी बन रहे हैं, तो हम कॉम्पिटिटर युग में जी रहे हैं, कॉम्पिटिटर ईरा है। अभी अगर हम चाइना के साथ कॉम्पिटिशन नहीं कर पाएंगे, अभी अगर हम लोग यूरोप के साथ कॉम्पिटिशन नहीं कर पाएंगे, अगर हम अपने कॉम्पिटिटर के साथ खड़े नहीं हो पाएंगे तो फिर हमारे एजुकेशन का कोई वैल्यू नहीं है। अभी आप देखिए कि चाइना हमसे पीछे आज़ाद हुआ और हमसे कई गुना आगे निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि उसकी एजुकेशन पॉलिसी उस अकॉर्डिंग बनाया गया। एजुकेशन कैन चेंज अवर इन्वायरमेंट, एजुकेशन कैन चेंज अवर लीडिंग थिंकिंग। एजुकेशन ही जो है वो हमें चेंज कर सकता है। तो हमें पॉलिसी, हमारी एजुकेशन पॉलिसी को भी चेंज करने की ज़रूरत थी, जो नहीं किया जा रहा था। अब किया गया और इसमें बहुत ही माइन्यूट चीज़ों का भी ध्यान रखा गया। कुछ इसमें डिमेरिट्स भी हैं जिन्हें अगर ध्यान रख के बदला जाएगा तो एजुकेशन पॉलिसी हमारे लिए बहुत ही बड़ा साबित होगा। कौन क्या कहता है इस पर हमें नहीं ध्यान देना, फिलहाल जो आया है उसको हमें जानना है, ठीक है बच्चे।
अब जब हमारा 2020 में जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आया है, इसमें एक फॉर्मूला दिया गया है। क्या फॉर्मूला है? 5 + 3 + 3 + 4। इसमें क्या फॉर्मूला दिया गया है? 5 + 3 + 3 + 4। ये फॉर्मूला दिया गया है और इस फॉर्मूला में लगभग सभी लोगों को एक कन्फ्यूजन यहीं पे है कि 5 + 3 + 3 + 4 है क्या, ये हमें समझ नहीं आता। इसको थोड़ा यहीं पे छोड़ते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक नीड जानकारी हम लोग इकट्ठा करते हैं, फिर इस पे आएंगे और फिर इस पे आपको मैं बताऊंगा भी। सबसे पहले जो ओल्ड एजुकेशनल पॉलिसी थी, जो ये वाला है 1992 वाला, 1986 में बना था, 92 में पीवी नरसिम्हा राव ने इसको मॉडिफाई किया था, जिससे हम लोगों ने पढ़ा है। उसमें हमने क्या पढ़ा है? उस पॉलिसी में क्या था? 10+2 था। 10+2 का मतलब क्या है कि जो भी बच्चे हम लोग पैदा लेते हैं, जब हमारा जन्म होता है तो हमें पढ़ाया जाता है, और पढ़ाने के लिए जो हम लोग सबसे अपनी प्राइमरी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं वो 10+2 के फॉर्मेट में स्टार्ट करते हैं। यानी पहले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ाई और 12वीं क्लास तक पढ़ेंगे। ये पढ़ाई जो हमारी होगी वो स्टेट गवर्नमेंट के निगरानी में होगी। यानी कि 12 साल की जो हमारी पढ़ाई होगी, 10+2 का मतलब क्या है? 12 ईयर्स। 12 साल की पढ़ाई जो है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के निगरानी में होगी। वो कैसे होगी? जैसे मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं भी, आप में से कई भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कोई अगर आपको पूछेगा कि आपने 12 कहाँ से किया, तो कोई बोलेगा कि मैं झारखंड बोर्ड से किया हूँ, कोई बोलेगा मैं बिहार बोर्ड से किया हूँ, कोई बोलेगा मैं यूपी बोर्ड से किया हूँ, कोई बोलेगा मैं हरियाणा बोर्ड से किया हूँ, है ना, कोई महाराष्ट्र बोर्ड से, कोई छत्तीसगढ़ बोर्ड से। कुछ बच्चे जो होंगे वो सीबीएसई बोर्ड से होंगे या कुछ आईसीएसई बोर्ड से होंगे, ठीक है। तो आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कमांड कर रही है, और रेस्ट ऑफ झारखंड बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है, छत्तीसगढ़ बोर्ड है, किसी भी स्टेट की बोर्ड है तो उसको कंट्रोल कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। यानी कि जब कोई भी बच्चा, बहुत माइन्यूटली ध्यान से सुनिए जो भी बातें मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई भी बच्चा अगर हम पढ़ने जाता है तो शुरू से लेके इनिशियल क्लास से लेके 12 ईयर्स तक, 12 साल तक जो है हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के निगरानी में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर सीबीएसई और आईसीएसई से है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की निगरानी में पढ़ते हैं 12 साल तक। अभी जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग था, 10+2 के अकॉर्डिंग था, अभी की जो पॉलिसी आई है इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग 5 + 3 8 + 3 11 + 4 15, यानी कि 15 साल जो है, 15 ईयर्स जो है हम लोग पढ़ेंगे अब स्टेट गवर्नमेंट की निगरानी में। पहले हम लोग 12 साल स्टेट गवर्नमेंट की निगरानी में पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे 15 साल स्टेट गवर्नमेंट की निगरानी में। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा हो जाता है कि सर अगर हम लोग 15 साल स्टेट गवर्नमेंट की निगरानी में पढ़ेंगे तो क्या हमारा एज ज़्यादा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको थोड़ा सा और भी समझाऊंगा इसके बारे में, दोनों में कंपेरिजन करके लास्ट में कम्युलेटिव रिजल्ट भी आपको बताऊंगे कि कैसे क्या होगा। सबसे पहले एक थोड़ा सा इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या ऐड किया गया उसका थीम पे मैं थोड़ा सा आपको डिस्कशन करता हूँ और बताता हूँ, जो थोड़ा आपको अच्छा भी लगेगा समझने में। बचपन में हम लोग थोड़ा चलते हैं, जब हम लोग बच्चे हुआ करते थे, यू नो मैं तो सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, आप में से कई सारे ने पढ़ा होगा, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा है, आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा है, मुबारक हो आप लोग अच्छे बोर्ड से पढ़े हैं। मैं भी अच्छा बोर्ड से ही पढ़ा हूँ। सरकारी स्कूल का मैं जैक बोर्ड से पढ़ा हूँ, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, जो झारखंड में, मैं एक्चुअल में बिहार से बिलोंग करता हूँ, बट मैंने झारखंड से पढ़ाई करी है क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहीं पे झारखंड में थे, ठीक है। वो हाई स्कूल में टीचर थे मेरे पेरेंट्स, तो मेरी पढ़ाई भी झारखंड बोर्ड से हुई, यानी सरकारी स्कूल से, जो प्राथमिक विद्यालय हुआ जहाँ हम लोग थैला पीठ पे ऐसे एक थैला उठा के ऐसे टांग के, इवन बैठने के लिए भी हम लोग घर से बोरी उठा के ले जाया करते थे, वैसे स्कूल से मैंने पढ़ाई करी है और वहीं से मैंने पढ़ाई करी है। तो उस समय की मैं थोड़ा सा आपको बचपन की याद दिलाना ये चाहता हूँ कि जब हम लोग पढ़ने जाया करते थे, इस एजुकेशनल पॉलिसी में क्या चीज़ें थीम ध्यान देकर बनाया गया, इस बात को मैं थोड़ा सा आपको डिस्कशन करके बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग बचपन में पढ़ने जाया करते थे तो आप याद कीजिए कितना हमें कभी कभी मार के स्कूल ले जाया करते थे पेरेंट्स, हमारे पीट के मारते हुए हम लोग नहीं जाना चाहते थे, रोते हुए जाते थे। कभी हमें पैसे दिया जाता था 2 रुपए, उस लालच में जाया करते थे कि 2 रुपए मिलेगा, उस लालच में स्कूल चले जाते हैं। कभी हमें कुछ अच्छा खाना मिल जाएगा, इसके कारण हम लोग लालच में जाया करते। मिड डे मील वगैरह भी लागू हुआ था स्कूल में, आप लोगों को पता भी होगा। तो हमें कुछ ना कुछ टेम्पटेशन दिया जाता था, प्रलोभन, मन से हम लोग, ये मैं कब की बात बता रहा हूँ, जब हम लोग क्लास 1 से 5 तक, पहले क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक की बात है, मन से हम लोग कभी स्कूल नहीं जाया करते थे। कई सारे बच्चों को दोनों हाथ और दोनों पैर पकड़ के ले जाया जाता था स्कूल, मैंने खुद देखा अपने आंखों से। आप भी दिल पे अपने हाथ रख के बोलिएगा कि आपने ऐसा देखा है या क्या आपने ऐसा फील किया है या क्या आपके साथ ऐसा हुआ है, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा था या ऐसा क्यों हमारे साथ उस समय होता था,
ये अभी भी आप देखेंगे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे यूनिफॉर्म पहने हुए रोते हुए जा रहे हैं स्कूल, ज़बरदस्ती उनके मम्मी पापा ले जा रहे हैं। इसलिए हुआ करता था क्योंकि हमारे इंटरेस्ट, जब हम लोग बच्चे हुआ करते थे यूजुअली लेके 0 से 6 ईयर तक, यानी कि जब हम लोग पैदा होते हैं उससे लेके 6 साल तक की उम्र तक के हमारी जो ब्रेन होती है वो ग्रोइंग फेज में होती है, ज़्यादा ग्रो करता है। हमारा ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो ज़्यादा ग्रोइंग फेज में होता है और उनकी कैपेसिटी, जो कैप्चर कैपेसिटी होती है, किसी भी चीज़ को कैप्चर करने की कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उस समय के हमारे जो ग्रोइंग फेज में हमारे ब्रेन के ये फेनोमेना होता है कि हमारा अट्रैक्शन टुवर्ड्स द गेम ज़्यादा होता है। हम लोग को छुट्टी होता था, छुट्टी होने का स्कूल में हमेशा इंतजार रहता था। जैसे ही छुट्टी हुआ क्यों इंतजार रहता था, छुट्टी हो या स्कूल जाने का मन क्यों नहीं करता था, हमेशा खेलने में मन लगता था। कभी पिट्टो हम लोग खेलते, कभी गिल्ली डंडा हम लोग खेलते, है ना, कभी टायर घुमा के खेला करते थे, कभी वो आम, गर्मियों के सीजन में आम के पेड़ पर चढ़ के डोल पाता खेला करते थे। ऐसे ऐसे गेम हमारे यहाँ होते थे उस समय। तो हम लोग क्यों नहीं जाना चाहते, हम लोग एक गेम खेलना चाहते थे। ये चीज़ें, हम इन चीज़ों में हम लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट जगता था। क्यों जगता था, बिकॉज ऑफ इस एज में हमारा ब्रेन जो है वो, इसकी एक फिनोमेना होती है कि जो आपके सराउंडिंग सबसे एंटरटेनिंग चीज़ें होती है उसकी ओर हम लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये ह्यूमन के साथ नॉर्मल है। ये कोई ऐसा नहीं कि हमारे साथ नया घटना हो रहा था, ये नॉर्मल चीज़ था। और उस समय हमारा ब्रेन जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा होता है और सबसे ज़्यादा कैप्चरिंग कैपेसिटी वो होती है। जो हमें उस समय सिखा दिया जाता है वही हम होल लाइफ उसी अवधारणा पर चलते हैं। तो इसीलिए हमारे पेरेंट्स मार के भगाते थे स्कूल कि तू वो सीखेगा तो आगे बढ़ेगा, जबकि हम चाहते थे कि हम खेलें, हम जाएं नहीं। छुट्टी पे हमेशा ध्यान रखते, छुट्टी हुआ नहीं कि हम लोग खेलने में स्टार्ट। मुझे अपने खुद का याद है पर्सनल, अब आप लोग के साथ क्या हुआ कि मेरे घर से मेरा जो स्कूल था प्राइमरी स्कूल, वो लगभग 15 मिनट के रास्ते पे थी। मतलब 10 से 15 मिनट पैदल में जाया करता था। उस समय को हमें कोई सवारी नहीं मिलती थी, हमारे लिए कोई स्कूल बस भी नहीं हुआ करता, तो मैं पैदल जाया करता था। तो वो 15 मिनट की स्कूल की दूरी मैं कम से कम 45 मिनट में पहुंचा करता था स्कूल। 45 मिनट, आप अंदाजा लगाओ क्यों, बिकॉज ऑफ मुझे स्कूल जाने का मन नहीं करता था। इवन हर एक बच्चों को, छोटे जब रहते हैं तो उनको स्कूल जाने का मन नहीं करता है। दे आर डिसएग्री फ्रॉम द स्कूल देयर एजुकेशन। क्यों, बिकॉज ऑफ वहाँ जाएंगे पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने में बर्डन होगा, सर मास्टर जी मार सकते हैं हमें, एग्जाम लेंगे तो हमें उससे डर लगता था, ये सबसे हमें फियर लगता था। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसी फियर से फियरलेस बनाने की कोशिश किया है इस एजुकेशन पॉलिसी में। थोड़ा सा जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी है उस पर ध्यान देते हैं। ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में था कि जब हम लोग 6 साल के हो जाते थे लगभग, तो हमारे पहली क्लास में एडमिशन हुआ करता था। यानी 0 से लेकर 6 साल तक हम लोग घर पे खेला करते थे और खेलने के बाद 6 साल की उम्र में हम लोग को 7वें ईयर से हम लोग का जो है एडमिशन होता था पहले क्लास में। ठीक है, तो 6 साल की उम्र में हमारा कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग एडमिशन लेते हैं पहली क्लास में, और फिर 12 साल तक जो थे हम लोग पढ़ाई करते। यानी कि 12 और 6 18, 12 और 6 18 साल में हम लोग का जो है 10+2 कंप्लीट होता था। ये ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। यानी कि हमारा 12 जब कंप्लीट होता तो हमारी उम्र कितनी हो रही थी, 18 साल हो रही थी। ठीक है बच्चे, अब इसको थोड़ा सा आप भूल दिए। अब हम लोग आते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहता है कि क्यों ना हम उन बच्चों को जो स्कूल से डिसएग्री कर रहे हो उनमें ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि जो स्कूल जाने की ही प्रवृत्ति बन जाए। जो हम लोग स्कूल जाना नहीं चाहते थे, जिस कारण से, किस कारण से, क्योंकि हम लोग को खेलने में मन लगता था, पिट्टो खेलने में मन लगता था, क्रिकेट खेलने में, छोटे बच्चे भी क्रिकेट खेलने में, साइकिल चलाने में मन लगता था, छोटे छोटे साइकिल चलाने में, गिल्ली डंडा खेलने में मन लगता था। तो क्यों ना वो चीज़ें जो ये यहाँ पे इन्वायरमेंट में कर रहे थे, ये यही वहीं स्कूल में करवाया जाए इनको। अगर वो स्कूल में करवाया जाएगा तब तो हम रोज़ सुबह इस इंतजार में उठेंगे कि कल हम लोग स्कूल में जाकर वो चीज़ें हमें खेलने के लिए मिलेगी। सभी लोग इसी इंतजार में उठेंगे ना, कि छोटे जो बच्चे होंगे कि आज कल में मेरा जल्दी से सुबह हो जाए ताकि मैं स्कूल पहुंच जाऊँ, फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जो छोटे छोटे फ्रेंड्स होंगे, सब लोग हम लोग मिलकर खूब खेलेंगे। वहाँ कोई पढ़ाई की बातें नहीं होगी, केवल खेल कूद की बातें होंगी। तो जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी बनाया गया वो 4 स्टेज में बनाया गया। इसको कितने, 4, 5 + 3 + 3 + 4, 4 स्टेज हो गए, 1 2 3 4। जो फर्स्ट स्टेज है 5 जिसको दिया गया है वो है फाउंडेशनल स्टेज, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं, और ये लगभग 5 साल का होगा। सेकेंड स्टेज है प्रिपैरेटरी स्टेज, जो होगा
3 साल का, सेकेंड ए वाला होगा 3 साल का। थर्ड स्टेज है मिडिल स्टेज, ये भी होगा 3 साल का। एंड फोर्थ स्टेज है दैट इज द, इसको बोलेंगे सेकेंडरी स्टेज, और ए होगा 4 साल के। इसको 4 पार्टों में बांटा गया है। अच्छा, इस स्टेज को, इस न्यू एजुकेशनल पॉलिसी को बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता देता हूँ कि जो एजुकेशनल पॉलिसी बनी है वो एक साइंटिस्ट के निगरानी में बनी है। वो हमारे इसरो के साइंटिस्ट हैं। कहाँ के? इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, और उनका नाम है के कस्तूरी रंगन। क्या नाम है? के कस्तूरी रंगन। ये नाम आप याद रखेंगे। इनका पूरा नाम है कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। ये साउथ से बिलोंग्स करते हैं और ये इसरो, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो हमारा इसरो स्पेस के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ के साइंटिस्ट हैं के कस्तूरी रंगन, और इन्हीं की अध्यक्षता में जो है ये न्यू एजुकेशनल पॉलिसी को बनाई गई है। तो इनका आप नाम इंपॉर्टेंटली है, याद रखेंगे, क्योंकि ये इन्होंने एक इतिहास बनाया है। ये जब हमारे एजुकेशनल पॉलिसी लागू होगी, धीरे धीरे जब इसका इफेक्ट दिखेगा, एजुकेशनल पॉलिसी का इफेक्ट ऐसा नहीं होता कि आज लागू हुआ आज से दिखेगा, 10 साल 5 साल 20 सालों में दिखता है। तो जो इसका इफेक्ट दिखेगा उसमें हम लोग सारी बातें समझ पाएंगे। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, जिसको NEP 20 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहा गया। ये 2020 में 31 जुलाई को लागू किया गया था, बताया गया था, अप्लाई में लाया गया है, अभी लागू नहीं हुआ, बस इसकी एक फॉर्मेट दी गई है। एक्चुअल में इसमें बहुत सारे काम अभी होना बाकी है, उस पर डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले पॉलिसी पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। इस पॉलिसी में 4 स्टेज बनाए गए, फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपैरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज। सबसे फर्स्ट वन जो बच्चे आएगा स्टेज वो होगा फाउंडेशनल स्टेज। अब देखिए, जो हमारा ओल्ड एजुकेशनल पॉलिसी था उसमें हम लोगों को 6 साल की उम्र में जो है वो एडमिशन कराया जा रहा था हमें स्कूल में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो फर्स्ट वन है स्टेज है, जिसको हम लोग फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं, इसमें 2 फॉर्मेट बना गया है, 3+2, यानी कि जो हमारा एडमिशन 6 साल में हो रहा था, अब किसी भी बच्चे का एडमिशन जो होगा वो 3 साल में ही हो जाएगा। कब हो जाएगा? जैसे हमने पैदा लिया 3 साल बाद हमें स्कूल भेजा जाएगा। स्कूल भेजा जाएगा का मतलब ये नहीं कि हमें हमारे पीठ पे बैग लाद दिया जाएगा, 4 किताबें वगैरह वगैरह। पहले हम लोग स्लेट लेके जाया करते थे स्कूल, अब तो पेंसिल और पेपर आ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 3 साल की उम्र में आपको बैग दिया जाएगा। 3+2, पहला जो फाउंडेशनल स्टेज है उसको 2 फॉर्मेट में बांटा गया है, 3+2। 3 साल जो है हमें 3 साल की उम्र में हमारा एडमिशन होगा, और 3 साल तक यानी 6 साल की उम्र तक हम लोग केवल स्कूल जाएंगे खेलने के लिए। यानी कि जो प्लेइंग स्कूल होते हैं ना, बस वही हर एक में लागू हो जाएगा। जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर भी लागू हो जाएगा, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल CBSE चल रहे थे वहाँ पर भी लागू हो जाएगा। 3 साल में एडमिशन, और वहाँ जाके 3 साल तक हमें खेलना है। खेलने का मतलब क्या है? जो हम यहाँ घर पे खेल रहे थे वहाँ पर भी जाके खेलना ही है हमें। ऐसा वहाँ कोई बैंडविड्थ नहीं है कि हमें यूनिफॉर्म पहन के जाना है, हमें मेकअप करके जाना है, हमारे बाल झड़े हुए, जैसे हम जस्ट उठे घर पे खेलते थे अब वहीं जाके खेलेंगे। वहाँ और मज़ा आने वाला है, बच्चों को इंटरेस्ट जगेगा। क्यों मज़ा आने वाला है? क्योंकि जब हम लोग यहाँ खेलते थे तो लेस इक्विपमेंट थे, हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं होगा, तब पिट्टो खेल लेते थे, जो हमारे पास होता था साधन उसी से खेल लेते थे। मोहल्ले के ही 10-20 बच्चे हुआ करते थे, उसी में खेलते थे। वहाँ तो कई गांव के कई मोहल्ले के बच्चे आएंगे खेलने के लिए, कई तरीके के बच्चे हमें खेलने के लिए मिलेंगे। वहाँ इक्विपमेंट होगी हर एक चीज़ खेलने के लिए। तो हमारा जो बच्चे का इंटरेस्ट अब जो होगा ना स्कूल के रिगार्डिंग, उसका इंटरेस्ट जगेगा कि अब हमें स्कूल जाना चाहिए खेलने के लिए, क्योंकि वहाँ तो पढ़ने जाना ही नहीं, वो तो खेलने का जगह है। तो इंटरेस्ट जगाने के लिए सबसे पहले 3 साल जो है स्कूल जाना है बच्चों को। 3 साल की उम्र में उसे एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। 3 और 3 6 साल तक वो 6 साल में यहाँ एडमिशन हो रहा था, यहाँ पे 6 साल में वो खेला पूरा, जितना उसको मन लगना था स्कूल में मन गया। अब उसको स्कूल से अटैचमेंट हो गई कि वहाँ खेलने के लिए जाते हैं। जब अटैचमेंट हो जाएंगे तो जब भी वो 7 साल की उम्र में आएगा, पहला जो फाउंडेशनल है वो 5 साल का, अभी 3 साल फिनिश हुआ, 6 साल कंप्लीट हो गया। 6 साल कंप्लीट होने के बाद उसको जो जैसे ही 7वां साल उसका एज का होगा, उसको क्लास 1 एंड क्लास 2 ये दोनों के जो है ये 2 साल वहीं पे उसको फिनिश आउट करना। क्लास 1 एंड 2 में उसको सिखाया जाएगा ABCD जो भी होते हैं, 1 2 3 काउंटिंग सिखाया जाएगा, कुछ उसको संडे मंडे सिखाया जाएगा। वो भी ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्टली बोर्ड देख, उसको खेलते हुए ही सिखाया जाएगा कि बेटा ये ऐसे कुछ A बना दिया गया, उस पर कूदो, उस पर B बनाया वहाँ कूदो, ये क्या है तो A है। खेलते हुए वहाँ पर भी उसको सीखना है। और इसमें खास बात क्या है, बच्चे कब डर जाते हैं जब, तो वहाँ हमें स्ट्रिक्टली सिखाया जाए, हमें स्ट्रिक्टली बताया जाए, हमें स्ट्रिक्टली एग्जाम लिया जाता है। ये जो 5 साल का जो पढ़ाई होगा इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा, उसको क्लास 1 एंड क्लास 2 वो ऐसे ही पास हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही उसका 5 साल स्कूल में कंप्लीट हो गया,
उसका क्लास 1 एंड 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब उसकी एज क्या हो जाएगी, 7 साल एज हो जाएगी, सॉरी 8 साल एज हो जाएगा। कितना एज हो जाएगा, 8 साल एज हो जाएगा, क्योंकि 3 साल का वो था ही, चौथे साल में उसका एडमिशन हुआ था, 5 साल उसने 4 साल 3 साल ये था, 3 साल ये 6 साल हो गया, ये 8 साल अब उसकी एज हो गई। और कौन सा क्लास पास कर लिया, सेकेंड क्लास पास कर लिया बिना एग्जाम के, वहाँ उसको कोई एग्जाम नहीं देना। उसके बाद जैसे ही वो क्लास 2 पास हो जाएगा, उसके बाद वो प्रिपैरेटरी स्टेज 3rd में उसका जो है वो एडमिशन होगा, और ये जो है वो 3 साल का होगा। कितना होगा, 3। यहाँ क्लास 2 कंप्लीट किया था, क्लास 3, 4 और 5 ये तीनों के तीनों आपको कहाँ कंप्लीट करने हैं, प्रिपैरेटरी स्टेज में कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ बोलोगे कि यहाँ स्पेशल क्या है, देखिए यहाँ पे स्पेशल क्या है उस बात को आप समझिए। जैसे ही हम लोग क्लास 3, 4, 5वां में आते थे, हम लोग को मैथ, साइंस वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ने के लिए मिल जाता था। यहाँ पे क्लास 3 में क्या स्ट्रांगली चीज़ें दी गई, क्या बेनिफिशियल चीज़ें दी गई है कि क्लास 3 में तक, क्लास 3, 4, 5 जो प्रिपैरेटरी स्टेज हैं ये 3 साल का होगा। इसमें जो भी पढ़ाया जाएगा वो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। किस लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया कि जो जहाँ से जैसे कोई बंगाल से बिलोंग्स करता है, कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से है, कोई बिहार से है, तो जो जहाँ से बिलोंग्स करता है उसको उसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, क्योंकि जस्ट अभी खेलते खेलते आया है वो, तो अपने लैंग्वेज में जो जहाँ का बच्चा रहता है उसको अपने लैंग्वेज में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, इसलिए उसको अपने लैंग्वेज में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो उसी के लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। लेकिन इसमें अब यही डिसएडवांटेज सब लोग बता रहे हैं इस एजुकेशनल पॉलिसी का। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या बता रहे हैं कि अगर रीजनल लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा तो इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश का ज्ञान नहीं होगा, तो बाहरी चीज़ें समझेंगे कैसे, बाहर नौकरी करेंगे कैसे। तो ये स्ट्रिक्टली नहीं है। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जिनको इंग्लिश आप कितनों सिखा लो समझ नहीं आता, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होता उसमें। इतनी छोटी उम्र में इंग्लिश में किसी को इंटरेस्ट नहीं आता, उनको रीजनल लैंग्वेज में आता है। तो जिनको अगर इंटरेस्ट है, गार्जियन चाहते हैं कि उनको इंग्लिश में पढ़ाना है, तो सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश में पढ़ाएंगे। और जिनको इंटरेस्ट नहीं है तो उनको स्ट्रिक्टली आप थोप के नहीं पढ़ाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में ही, उनको रीजनल लैंग्वेज में ही आप पढ़वाएंगे। कब तक, क्लास 3, 4, 5 तक। अच्छा, इसमें क्या चीज़ें पढ़ाई जाएगा, उसमें आपको फिजिकल एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि 3, 4, 5वें तक आपको बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो उस समय बस ग्रो ही हुए हैं, तो उनको फिजिकली एजुकेशन पे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। किसी को वॉलीबॉल खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसी को म्यूजिक सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसी को क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो वहाँ पे आपकी इंटरेस्ट बेस्ड क्रिएट करवाया जाएगा कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। ये आपको क्लास 3, 4, 5 तक करना है। आप यहाँ 8 साल के थे, यहाँ पे जैसे ही आप आए 9, 10 और 11, यानी 11 साल की उम्र में आपकी 5वीं क्लास कंप्लीट हो जाएगी, जो कि रीजनल लैंग्वेज में होगी। अगर आप रीजनल लैंग्वेज में ही इंटरेस्ट है तो आप इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ सकते हैं। ये इसके डिसएडवांटेज नहीं है, ये एडवांटेज है कि जो बच्चे इंग्लिश नहीं समझ में आता तो उसको भी जबरदस्ती सीबीएसई में भेज के इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है। उसको जब समझ में नहीं आ रहा तो क्यों पढ़ा रहे हो। ये इसकी एडवांटेज मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी एडवांटेज है। 11 साल में अपन 5वीं क्लास कंप्लीट कर ले। अब जो नेक्स्ट आप जैसे ही 12 साल के एज में आएंगे, आपको मिडिल स्टेज में पढ़ाया जाएगा, और मिडिल स्टेज भी 3 साल का होगा। इसमें आपको क्लास 5 कंप्लीट हुआ था, 6, 7, 8, क्लास 6, 7, 8, और उम्र आपकी क्या हो जाएगी, 12, 13 और 14। 14 साल की उम्र में आप क्लास 8 तक पढ़ लेंगे। क्लास 8 में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, इसमें क्या आपको एडवांटेज होने वाली है कि इसमें आपको टेक्निकल एजुकेशन दिए जाएंगे। हम लोग को क्लास 8 में कुछ भी टेक्निकल एजुकेशन के बारे में पता ही नहीं था। हम लोग वही मैथ सोल्व करे जा रहे थे, साइंस पढ़े जा रहे थे। यहाँ टेक्निकल एजुकेशन दिया जाएगा। टेक्निकल एजुकेशन का मतलब क्या है कि आपको कंप्यूटर में जिसको इंटरेस्ट है, कंप्यूटर एजुकेशन पढ़ाया जाएगा आपको। देन आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि इसमें क्लास 6, 7, 8 से ही आपको कोडिंग सिखाई जाएगी। कोडिंग का इतना बड़ा रोल है कि अभी जो चाइना का सबसे आगे बढ़ने का ये जो एजुकेशन पॉलिसी, चाइना के कोडिंग इंक्लूडेड है। चाइना को इतना ज़्यादा आगे बढ़ने के पीछे, टेक्नोलॉजी के स्ट्रीम में इतना ज़्यादा आगे बढ़ने के पीछे यही रीज़न था कि उसने कोडिंग जो है बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करवाई थी। ऐसा नहीं कि यहाँ कोडिंग सिखा गया तो आप वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दोगे, ऐप बनाना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन आपको कोडिंग की नॉलेज हो जाएगी, सारी बातें आप वहाँ से सीखना स्टार्ट हो जाओगे। हम लोग 12th क्लास में भी आ गए थे तो भी हमें नहीं पता था कि कंप्यूटर अच्छे से क्या होता है, और कोडिंग और ऐप और वेबसाइट तो हमें कुछ पता ही नहीं था। तो इसलिए आपको यहाँ पे कोडिंग सिखाया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्लास 6, 7, 8 में जिस स्ट्रीम में, जिस डिपार्टमेंट में आपको इंटरेस्ट है, वहाँ आपको वोकेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। वोकेशनल का मतलब है कि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको म्यूजिक सीखना है,
ही इंटरेस्ट होता है। कई सारे ऐसे बच्चे जिनको गाना गाने में ही मज़ा आता है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कार पेंटिंग में इंटरेस्ट आता है, बढ़ई का काम सीखने में इंटरेस्ट आता है। कई सारे ऐसे बच्चे जिनको सिलाई करने में इंटरेस्ट है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इलेक्ट्रिशियन बनने में इंटरेस्ट है, जो इलेक्ट्रिक की चीज़ें होती हैं उनको बनाने में इंटरेस्ट है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं कि मैकेनिकल चीज़ें पसंद है, किसी गाड़ी खोलना बनाना, तो वो जो वोकेशनल कोर्स है वो आपको वहीं पे इंटरेस्ट बेस्ड सिखाया जाएगा। आप सारी चीज़ें क्लास 6, 7, 8 तक ही वो वोकेशनल सीख लेंगे। जिसमें इंटरेस्ट है वही चीज़ें आप सीखेंगे, ताकि आप अगर बाद में प्रोफेशनल कोर्स चूज किए, जैसे किसी को बहुत बचपन में ही किसी को ड्रेसिंग करना पसंद है, कुछ कटा फटा है उसको साफ करना पसंद है, मतलब उसका इंटरेस्ट है कि वो डॉक्टर बन सकता है, तो वो चीज़ें आपको क्लास 6, 7, 8 में ही सिखा दिया जाएगा, ताकि आपका इंटरेस्ट बिल्कुल क्रिएट रहे, सेपरेट रहे, कहीं आपको बर्डनिंग नहीं होना है। ये एजुकेशनल पॉलिसी के फायदा है। आप बोलोगे सर इसमें तो मैथ साइंस फिर पढ़ेंगे नहीं, तब तो आगे जाके फिर हमें समझ में कैसे, आपको 6, 7, 8 में ही 3 चीज़ें और सिखाई जाएगी, मैथ, साइंस और सोशल स्टडी। मैथ, साइंस और आपको एसएसटी भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको इंडिया की एक लैंग्वेज पढ़नी होगी। जैसे अगर आप इंग्लिश से पढ़ रहे हैं, अभी तक तो आपने 5 तक रीजनल लैंग्वेज पढ़ा, इंडिया की आपको एक लैंग्वेज पढ़नी होगी, जिसमें या तो आप उर्दू भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, संस्कृत भी पढ़ सकते हैं या हिंदी भी पढ़ सकते हैं। इन चारों में से आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, एक लैंग्वेज आपको उसको भी जानकारी दी जाएगी। इतनी सारी बातें आपको 6, 7, 8 तक कंप्लीट किया जाएगा। अब जैसे ही ये आपका 14 साल की उम्र में 8वां क्लास आपने कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट आपको 4th सेकेंडरी स्टेज में आना है। सेकेंडरी स्टेज कितने साल का होगा सर? 4 साल का होगा, यानी कि 8 क्लास यहाँ कंप्लीट हुआ था, सेकेंडरी स्टेज में 9, 10, 11 एंड 12। देखिए यहाँ पे कोई 10th का आपको एग्जाम, बोर्ड एग्जाम नहीं अभी देना है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। 12 तक आपने पढ़ लिया, ठीक है। उम्र क्या हो रही थी आपके यहाँ? 14, यहाँ से स्टार्ट होगी 15, 16, 17, 18। कितने उम्र में आपने कंप्लीट किया? 18 साल में आपका 12 कंप्लीट हुआ। ये न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के थ्रू है। ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 18 साल में हम लोग 6 साल में एडमिशन होता था, 10 + 2 12 साल में कंप्लीट कर देते। 18 साल में वहाँ पर भी 12 कंप्लीट होता था, 18 साल में यहाँ भी 12 कंप्लीट हो रहा है। बशर्ते वो 6 साल से स्टार्ट होता था, ये हमारा 3 साल से ही स्टार्ट हो गया है। डिफरेंस लेकिन इसके कितना एजुकेशन क्वालिटी में आ रहा है, आप समझ में रहे, कितना ज़्यादा बदलाव आएगा हमारे कम्युनिटी में और इसका कितना बड़ा फायदा मिलेगा। अच्छा, सेकेंडरी स्टेज में आपको क्या होना है वो बात को आप समझिए। आपके बच्चे को क्या पढ़ाया जाना है? नॉन स्ट्रीम फॉरेन। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये जानना है कि 9th और 10th आपने पढ़ा, जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे थे वो पढ़ाए जा रहे थे। इसमें क्या है, जैसे ही आप 10th पास कर लेते थे, 11th एंड 12th में आते थे, आपको तुरंत वहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए आ जाता था 3 स्ट्रीम आ जाता था। एक आ जाता था IE, ISE एंड ICOM। 10 कंप्लीट करने के बाद हर एक बच्चे को एक कन्फ्यूजन का पार्ट होता था कि IE का मतलब क्या है, इंटर ऑफ आर्ट्स, इंटर ऑफ साइंस या इंटर ऑफ कॉमर्स। या 10th कंप्लीट करने के बाद हमको साइंस लेके पढ़ना है या कॉमर्स लेके पढ़ना है या आर्ट्स लेके पढ़ना है। अब इसमें क्या होता था कि जिस बच्चे को, जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्ट था पढ़ने में, लेकिन साइंस में मुझे इंटरेस्ट था पढ़ने में, फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट थी, केमिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट था और मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट था। लेकिन मुझे जाना किस स्ट्रीम में था? मुझे डॉक्टरी लाइन में जाना था, मेडिकल सेक्टर में पढ़ना था। नहीं पढ़ा वो अलग बात है, अब आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें। तो मेरी इंटरेस्ट थी कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी पढ़ूँ और साथ में बायोलॉजी भी पढ़ूँ। लेकिन मुझे केवल और केवल एक ही चीज़ मैं चूज कर सकता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो 11th में मुझे चूज करना पड़ गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जबकि मुझे मैथ में भी इंटरेस्ट था, लेकिन मैंने मैथ को नहीं चूज कर पाया क्योंकि ऐसा रिस्ट्रिक्शन था ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में। आप जो है ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू ऐसा नहीं कर सकते कि साइंस पढ़ने वाला बच्चा आर्ट्स का भी कोई हिस्ट्री भी नहीं पढ़ सकता है। मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता था, कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता था। अभी क्या किया गया कि अब यहाँ पे मल्टीपल ऑफ चॉइस आपको कर दिया गया, मतलब कि साइंस पढ़ने वाला आर्ट्स का भी कोई सब्जेक्ट पढ़ सकता है, कॉमर्स का भी कोई सब्जेक्ट पढ़ सकता है। जैसे मुझे अगर मैथ में इंटरेस्ट था तो मैं मैथ भी लेके पढ़ सकता था, और अगर हिस्ट्री का इंटरेस्ट है तो हिस्ट्री भी लेके पढ़ सकता हूँ। हिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ मैं तीनों एक साथ पढ़ सकता हूँ, मुझे अब कोई रोक टोक नहीं है। इससे क्या हुआ कि ब्रॉड ऑफ नॉलेज आपकी बढ़ेगी। जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट है उस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कंसीव कर पाएंगे। ये इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो गया? मल्टीपल ऑफ चॉइस। स्ट्रीम खत्म हो गया, अब यहाँ आर्ट्स से नहीं, साइंस से नहीं, कॉमर्स से कोई नहीं है। दूसरा यहाँ क्या होता था, आपके बहुत अच्छी मार्क्स आया है 10th बोर्ड में तो आपको साइंस मिल जाएगा, कम मार्क्स आया तो धक्का देकर आर्ट्स में आपको एडमिशन करा दिया जाएगा।
जबकि उस बच्चे का मार्क्स कम कैसे हो गया होगा, मैथ उसका ठीक होगा, साइंस उसका ठीक है, इंग्लिश वीक था इसलिए कम मार्क्स आ गया। तो मैथ और साइंस ठीक होते हुए भी उसको आर्ट्स पढ़ना पड़ रहा है केवल छोटा सा मार्क्स कम होने का। ये कितना डिसएडवांटेज था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब 11th-12th में भी बच्चा जो है जो उसका सब्जेक्ट चूज करने का मन होगा मल्टीपल ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है एक साथ। इसमें ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, स्ट्रीम खत्म हो गया। ये जो डिफ्रेंसिएशन था कि आप आर्ट्स से पढ़ें कि कॉमर्स से पढ़ें कि साइंस से पढ़ें, ये खत्म हो जाएगा। मेरी एक लेवल बनेगी, मैं आर्ट्स कॉमर्स का नहीं बनूंगा। उसके बाद इसमें क्या होगा, नॉन स्ट्रीम, इसमें एक फॉरेन लैंग्वेज भी आपको पढ़ना होगा। फॉरेन लैंग्वेज इसलिए यहाँ इंक्लूड किया गया है क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद आप फॉरेन लैंग्वेज का एजुकेशन लेते थे। अगर आपको चाइना की लैंग्वेज सीखनी है, यूएस की लैंग्वेज सीखनी है, फ्रेंच सीखनी है, तो ग्रेजुएशन करने के बाद लोग सीखते थे वहाँ जाने के लिए, वहाँ प्रोफेशनल करने के लिए। लेकिन अब आपको यहाँ 9th, 10th, 11th, 12th में ये फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी ताकि आप आगे के लिए और तैयार हो जाए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे सबसे बड़ा 2 एडवांटेज है। जो एजुकेशन यहाँ दिया जाता था वहाँ पे हम लोग को रटने के लिए, पढ़ने के लिए 11th and 12th में खूब केमिस्ट्री रटे जा रहे हैं, खूब फिजिक्स रटे जा रहे हैं, हिस्ट्री रटे जा रहे हैं। यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग, देखिए यहाँ पे सिलेबस, किताब सब कुछ चेंज होने वाला है, सब कुछ बदला जाएगा क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पे सोच पाएँ, फोकस कर पाएँ, ऐसी पढ़ाई आपको दिया जाएगा। रटने वाला नहीं। जो मुझे अभी भी आप लोग कहते हो ना कि सर मेरे को नोट्स दे दो, मैं रट के और एग्जाम पास कर लूँगा। क्यों बोलते हो? क्योंकि आपको आदत लगाएगा रटने का। आप अभी भी रटना चाह रहे हो, रट के नोट्स से रट के ही टेस्ट कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे ना। कोई नोट से रट के डॉक्टरी कर लेगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। थिंकिंग एनालिसिस स्टार्ट की जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या होगी कि एग्जाम जो है वो सेमेस्टर में लिया जाएगा। किस चीज़ में लिया जाएगा? आपको एग्जाम सेमेस्टर में। एग्जाम सेमेस्टर में लेने के पीछे भी 2-3 एडवांटेज है। पहला तो कि एक साल में हमें एग्जाम होता था 9th, 10th, 11th, 12th सब में, तो एक साल में एग्जाम होता था तो सिलेबस बड़ा हो जाता था। बड़ा सिलेबस, और हम पढ़ाई कब स्टार्ट करते थे? हमारा यूजुअली मार्च में एग्जाम होता था मैट्रिक का, ठीक है। 10th का, सेकेंडरी बोर्ड का कब एग्जाम होता है? मार्च में। तो जनवरी से हम पढ़ना ही स्टार्ट करते थे। 8 महीना मस्त इत्मीनान रहते थे। अभी साल में 2 बार एग्जाम होगा 6-6 महीने पे, तो हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, हमारे पे बर्डन ज़्यादा रहेगा कि हम उसको जल्दी प्रिपेयर करके और पढ़ लें। दूसरा, हमारे पास सिलेबस कम रहेगा, यानी कि 2 भाग में बट गया सिलेबस, तो आधा पढ़ के हम उसको ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो 6 महीने में एग्जाम हो तो उसको हमको ज़्यादा पढ़ेंगे ना। एक साल में पूरा सिलेबस पढ़ पाना बहुत कठिन था, आप छोटा छोटा सिलेबस हम लोग ज़्यादा पढ़ पाएंगे। तो ये हो गया सेमेस्टर वाइज एग्जाम का। और फिर डायरेक्ट आपकी जो एग्जाम होगी वो 12 में होगा और आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ मिलेगा, जैसे आप सेकेंडरी बोर्ड में मिलता है। ये आपको सबसे पहले इसका एडवांटेज समझ में आ गया। और एक क्या चीज़ें समझ में आ गई? अब बोलोगे सर हमारा 12 कंप्लीट हो गया, 18 साल के हम लोग हो भी गए, अब हमें आगे ग्रेजुएशन करनी है। तो अभी मैं क्या बता रहा था आपको कि 12 तक तो आप सब लोग कहाँ से पढ़ते हैं? स्टेट के कंट्रोल में रखते हैं। जैसे 12 कंप्लीट होता है हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन कभी आपने सुना है कि ग्रेजुएशन हमने किया है झारखंड बोर्ड से, ग्रेजुएशन हमने किया हरियाणा बोर्ड से? ऐसा कभी होता है? नहीं होता। ग्रेजुएशन जो होता है यूनिवर्सिटी से होता है। यूनिवर्सिटी यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड होता है, एफिलिएट होता है, या फिर एआईसीटीसी से होता है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन करने के लिए जब हम लोग जाएंगे तो अभी हमारा ग्रेजुएशन बेसिकली है, उसमें भी 3 स्ट्रीम होता है। बीएससी होता है, बीए होता है एंड बीकॉम होता है। यानी कि साइंस से कीजिए, आर्ट्स से कीजिए या कॉमर्स से कीजिए। यहाँ पर चूंकि इंटर में ही हमारा स्ट्रीम खत्म हो गया तो बैचलर में भी, यानी कि हम लोग जब ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं तब भी हमारा स्ट्रीम खत्म हो गया। अब यहाँ पर कोई स्ट्रीम नहीं रहेगा कि साइंस से हो, कि आर्ट्स से हो, कि कॉमर्स से हो। यहाँ पर भी आपको मल्टीपल चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स आप किसी से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होने वाला है? पहले हमारा ग्रेजुएशन होता था, यहाँ पे अब ग्रेजुएशन होगा। पहले हमारा 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, अब जो ग्रेजुएशन होगा वो 4 साल का ग्रेजुएशन होगा। और ये बहुत ही अच्छा किया है। और इसका कितना एडवांटेज होगा स्टूडेंट को, वो जरा आप बारीकी से समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। 4 साल के एजुकेशन, 4 साल के ग्रेजुएशन में अब आप जो है बैचलर नहीं कहलाएंगे कि अब मैं बैचलर हूँ, अब आप ग्रेजुएट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ग्रेजुएट कहलाएंगे। 4 साल का एजुकेशन होगा, फर्स्ट ईयर होगा, सेकेंड ईयर होगा, थर्ड ईयर होगा और फोर्थ ईयर होगा। जो पहले, अब क्या है कि पहले हम लोग ग्रेजुएशन करते थे तो 3 साल का हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमें डिग्री मिलती थी। डिग्री 3 साल कंप्लीट, 3 साल के अगर बीच में हमने छोड़ दिया पढ़ाई, 2 साल में सपोज दैट किसी ने छोड़ दिया पढ़ाई, तो उसका 2 साल का मेहनत बेकार गया, पानी में गया। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। अगर आप फर्स्ट साल जो ग्रेजुएशन होगे उसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या होगा इस चीज़ को समझाता हूँ। सेकेंड ईयर में डिप्लोमा कंप्लीट होगा,
थर्ड ईयर में जो है आपको डिग्री कंप्लीट होगी, एंड फोर्थ ईयर में जो है आपको रिसर्च कंप्लीट होगा। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी कितना स्ट्रांगली अच्छा है, इस बात को मैं यहाँ से साबित करूंगा। जैसे सपोज दैट आपने बीएससी एमएलटी में, अब यहाँ पे आपको बीएससी एमएलटी सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा, ये सब खत्म होने वाले हैं। अब केवल अब मुझे इतना उम्मीद है कि अब डायरेक्ट जो है एमएलएस कोर्स होगा, जो कि अभी स्टार्ट भी हुआ कहीं कहीं, हालांकि वो भी अभी चेंज किया जाएगा, उसमें भी मेडिकल लैबोरेटरी साइंस होगा। किसी भी स्ट्रीम में नॉर्मल भी ग्रेजुएशन आप करने जा रहे हैं तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस ये सब नहीं होगा, मल्टीपल ऑफ चॉइस सब्जेक्ट होंगे। आप किसी भी चॉइस 5 सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा, आप 5 सब्जेक्ट चूज करके आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, सपोज दैट आपने 1 साल पढ़ाई की ग्रेजुएशन में एडमिशन लेके, और 1 साल के बाद आपको ड्रॉप कर देना है पढ़ाई। सपोज दैट आपके पास पैसा नहीं है, फैमिली पुअर है, आपको कहीं और काम करना है, आप पढ़ाई छोड़ के काम करने में लग गए, तो 1 साल का पैसा भी बर्बाद हो जाता था, टाइम भी बर्बाद हो जाता था, आपको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता था। तो जो 1 साल ग्रेजुएशन करके छोड़ेगा उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसको बोला जाएगा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, वो भी मान्य होगा। कहीं पे भी अगर उसके नाम से भी वैकेंसी आएगी, उसके नाम से भी आपको जरूरत पड़ेगी। 2 साल अगर आप ग्रेजुएशन करके छोड़ते हैं तो 2 साल में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा डिप्लोमा का, उसको ग्रेजुएट डिप्लोमा बोला जाएगा। 3 साल अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल कर लेते हैं तो 3 साल में आपको फाइनल ग्रेजुएट डिग्री दी जाएगी। और अगर 3 साल आपने फाइनल कर लिया है और चौथा साल भी आप करते हैं तो चौथे साल में आपको रिसर्च ग्रेजुएट रिसर्च आपको दिया जाएगा। यानी कि आपको चारों साल में एक एक सर्टिफिकेट और डिग्रियां दी जाएगी, जो कि हर एक बार मान्य होगा। कई मरतबा ऐसा होता था कि कुछ बच्चे जो हैं 3 साल पढ़ लिए, 2 साल पढ़ लिए, 2 साल के बाद पैसा नहीं है, अब फैमिली बहुत पुअर है, अब कमाने की इच्छा हो रही, अब नहीं कर सकते हैं, तो आपको 2 साल में भी एक डिप्लोमा मिलेगा जो आपको वैलिड होगा कहीं ना कहीं काम करने का। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। दूसरा है कि जब आप कंपटीशन, अगर एग्जाम कहीं आप देने जाते हैं, कोई भी कंपटीशन वैकेंसी निकलेगा, तो आपके अक्सर ग्रेजुएट डिग्री, इसमें क्वेश्चन नहीं आता कि क्या ग्रेजुएट डिग्री अगर स्टार्ट होगी हमारी हो गई फर्स्ट और सेकंड ईयर, तो क्या इसमें हम लोग ग्रेजुएट डिग्री वाले एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं? उसमें आप डिग्री से ही ज्वाइन कर सकते हैं। अगर 3 साल की आपने कंप्लीट किया होगा बैचलर, तभी आप फिर जो बैचलर डिग्री से कॉम्पिटिशन निकलेगा उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। 4 साल के रिसर्च का इसमें क्या एडवांटेज है ये जरा आप समझ लीजिए। इसके बाद हमारा क्या आता है, पीजी आता है, ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन। पहले पोस्ट ग्रेजुएशन में भी वही होता था, एमए होता था, एमएससी होता था, एमकॉम होता था, यहाँ पे स्ट्रीम खत्म हो गया, अब डायरेक्ट आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन पहले 2 साल का हुआ करता था, अब 1 साल और 2 साल दोनों का होगा। कैसे? अगर आपने 3 साल बैचलर करके छोड़ दिया है और 3 साल के बाद डायरेक्ट अगर आप एडमिशन पीजी में करवा रहे हैं, 3 साल के बाद भी डायरेक्ट एडमिशन पीजी में हो जाएगा आपको, लेकिन यहाँ पे आपको पीजी 2 साल का करना होगा। लेकिन अगर आपने रिसर्च कर लिया है, 4 साल का आपने अगर ग्रेजुएशन कर लिया है, तो आपको पीजी 1 साल में ही कंप्लीट हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब इसमें एडवांटेज क्या होगा कि पीजी करने के बाद लोगों को एमफिल करना पड़ता था, लोगों को मास्टर ऑफ फिलॉसफी लोग करते थे, ठीक है। तो मास्टर ऑफ फिलॉसफी जो कोर्स है अब बंद कर दिया गया, न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग मास्टर ऑफ फिलॉसफी नहीं करना होगा था, क्योंकि ये भी एक रिसर्च पेपर होता था। इस रिसर्च को आपने बैचलर में ही कंप्लीट कर लिया, सीधा आप मास्टर पीजी कंप्लीट होने के बाद आप पीएचडी करेंगे। आपको पीएचडी जो एज यूजुअल होता था 4 साल का, वैसे ही वो 4 साल का पीएचडी होगा, फिलॉसफी ऑफ डॉक्टरेट। तो ये थी एजुकेशनल पॉलिसी। अब बोलोगे ये नॉर्मल एजुकेशनल पॉलिसी जो बच्चे पढ़ाई करेंगे उन पे अप्लाई होगा, ऐसे होगा। इसका अब हमें फ़ायदा हमें कहाँ कहाँ मिलेगा? सपोज दैट आपने बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी करना है, तो जब हम लोग यहाँ पे वोकेशनल कोर्स पढ़ाया जा रहा था, जब हम लोग 6, 7, 8 में पढ़ रहे थे, तो हम लोगों को पता भी था क्या कि ब्लड क्या होता है, हम लोगों को पता भी था कि शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, कैसे काम करती है, क्या मेडिकल लैबोरेटरी साइंस होता है, पता भी था किसी को? नहीं था। 12 कर लेने के बाद भी हमें पता नहीं था कि लैबोरेटरी में कौन सा केमिकल कैसे ऐड करते हैं और इस कोर्स के बारे में क्या है। तो इस कोर्स का जो सारा चीज नॉलेज जो है हमें यहीं पे मिल गया होगा और हम यहीं पर डिसाइड कर लिए होंगे कि हमें करना क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पर सब्जेक्ट और यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करके पढ़ पाएंगे और कर पाएंगे। दूसरा, अगर सपोज दैट मेडिकल लैबोरेटरी एमएलटी आप करने गए हैं, ठीक है, मैं आप दिल पे हाथ रख के बोलेंगे, मैं अपने सब्जेक्ट का अपने स्ट्रीम का ही बता रहा हूँ, और बहुत से लॉट ऑफ एडवांटेज है सभी स्ट्रीम का जो इस एजुकेशनल पॉलिसी का, मैं बेसिकली लैबोरेटरी का आपको बता रहा हूँ। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे जो कलीग्स थे, फर्स्ट ईयर में एडमिशन करवाए, 7-8 सब्जेक्ट हो जाता है, 4 सब्जेक्ट में मुश्किल से 5 हुए, 3 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंटल लग गया,
सप्लीमेंट्री एग्जाम उनको तीन सप्लीमेंट्री एग्जाम क्लियर करते करते 2 साल निकल गया, तब तक सेकेंड ईयर में भी उनको 5 सप्लीमेंट्री एग्जाम सप्लीमेंट्री उनको देना पड़ गया, उनको बैक लग गया। उनको 3 साल के कोर्स कंप्लीट करते करते 7 साल लग जाते थे और उनको करना पड़ता था, क्योंकि उस 3 साल नहीं कंप्लीट करते तो उनको डिग्री नहीं मिलती। अभी क्या होगा, सपोज दैट हमने BMLT में एडमिशन करवाया, फर्स्ट ईयर में हमें क्लियर नहीं हुआ, 2 सब्जेक्ट की कंपार्टमेंटल लगे, 2 सब्जेक्ट का हमने दे दिया एग्जाम और फर्स्ट ईयर में हमारा क्लियर हो गया, सर्टिफिकेट लेके हम कोर्स छोड़ सकते हैं, पढ़ाई हम फर्दर कोई पढ़ाई कर सकते हैं। कई इतने सारे ऐसे बच्चे हैं, सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया, हमारा डिप्लोमा मिल गया, डिप्लोमा पे ड्रॉप करके हम आप आगे जा सकते हैं। आप अगर अभी BSc में MLT में एडमिशन कर लिए तो जब तक 3 साल कंप्लीट नहीं होगा, 6 मंथ इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं होगा, आपको उसका एडवांटेज नहीं मिलने वाला है, आपको डिग्री और समय का कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा, जो कई मल्टीपल कोर्स चल रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट कोर्स चला रहा है, कोई डिप्लोमा कोर्स चला रहा है, कोई बैचलर कोर्स चला रहा है, ये सब बंद हो जाएगा। एक ही कोर्स होगा, जो भी होगा, MLS होगा, MLT हो, जो भी एक नाम ओरिजिनेट करेगा गवर्नमेंट, उसके अकॉर्डिंग एक ही कोर्स होगा और जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे और आपको उसका एडवांटेज मिलता जाएगा। दूसरा क्या सबसे बड़ा इसमें अनदर एडवांटेज और क्या मिलने वाला है, सपोज दैट कई सारे ऐसे बच्चे, अभी वैकेंसी आया था SGPGI का, SGPGI के वैकेंसी में कई सारे ऐसे बच्चे की बोल रहे थे कि सर मैं अभी BSc MLT का सेकेंड ईयर में हूँ, सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया, थर्ड ईयर में हूँ, तो क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ? आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। और अगर इसके अकॉर्डिंग आप अगर थर्ड ईयर में रहते तो आपको 2 को तो सर्टिफिकेट मिल गया होता, डिप्लोमा तो आपको मिल गया होता, तो जूनियर में अप्लाई कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। दूसरा, एक्सपीरियंस भी इसमें बढ़ेगा। सपोज दैट आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपको सर्टिफिकेट का तो एक्सपीरियंस बढ़ रहा है ना, इधर आप पढ़ भी रहे हैं, साथ में ड्यूटी भी कर रहे हैं। और अभी उस एक्सपीरियंस का कोई मायने नहीं होता है जब तक कि आप पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं कर लेंगे, तब तक आप, तो बहुत सारे एडवांटेज जो है इस न्यू एजुकेशनल पॉलिसी का है। अभी तो हालांकि हमने एक फॉर्मेट को जाना है, जब इसकी पूरी सिलेबस छपेगी, जब इसकी पूरी किताब, अब बोलोगे सर ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कैसे, इसकी सिलेबस नया बनेगा, नई किताबें छपवाई जाएगी, जो भी टीचर हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा इस प्रकार से पढ़ाने के लिए, नए नए टीचर ग्रोथ होंगे और मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को पढ़ाने में भविष्य में, क्योंकि मैं खुद इस फॉर्मेट का गवाही बनूंगा इसको पढ़ाने के लिए और मैं खुद को बहुत प्राउड फील करूंगा कि आप लोगों को मैं ऐसा पढ़ा पाऊंगा। इवन मैं भी खुद ट्रेनिंग लूंगा कि हाँ इस एजुकेशन पॉलिसी, मैं ऐसा कोई पारंगत नहीं हूँ कि इसको मैं जानता हूँ, नई चीज़ें हैं इसमें, हम लोग सब लोग नए अच्छा सीखेंगे और अपने देश को एक नई ऊंचाइयों और तरक्कियों पर ले जाने के हम सभी प्रयास करेंगे। जो हम बच्चे हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, आप जो अभी स्टूडेंट हो रहे हैं और जो पास हो चुके हैं, उनके लिए भी ये सारा कुछ फ़ायदेमंद होगा। तो होप सो ये आपको समझ में आया होगा न्यू एजुकेशनल पॉलिसी। जैसे ही ये अप्लाई होने के लिए नए अपडेट्स आएंगे, इसके बारे में सिलेबस, शेड्यूल, जो सारी चीज़ें आएगी, मैं सब पे बारीकी से गहन अध्ययन करके और फिर अपडेटेड आपको वीडियो दूंगा ताकि आप हर एक चीज़ को नए से सीख पाएंगे। तो मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद।